हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो अभी हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अगर इसके पहले का अगर सेशन नहीं देखे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसके पहले 11 गो सेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2024 का क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और 2023 का भी अब शुरू हो चुका है। चलिए चलते हैं, तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई और व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या समान होता है क्या? देखिए, व्यतिकरण जो फ्रिंज होता है उसका जो चौड़ाई होता है वो हर एक जगह क्या होता है, समान देखने को मिलता है। उसका जो चौड़ाई होता है हर एक जगह क्या होता है, समान देखने को मिलता है। लेकिन जो विवर्तन होता है, तो विवर्तन में जो पैटर्न बनता है ना, उसमें कुछ अलग टाइप का पैटर्न हम लोग को नजर आता है। जो विवर्तन होता है उसमें जो पैटर्न बनता है उसमें हम लोग कुछ अलग टाइप का पैटर्न नजर आता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि जो व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण में अगर बात करते हैं तो व्यतिकरण के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई होता है, व्यतिकरण में जो फ्रिंज चौड़ाई होता है, देखते हैं हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई, इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किए थे, इसलिए यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्रिंज की चौड़ाई का बात करते हैं, जिसको हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। बीटा का जो मान होता है क्या होता है, कैपिटल डी लेमडा बटे स्मॉल डी होता है। ठीक, कैपिटल डी जो था पर्दा और सोर्स के बीच के दूरी था। स्मॉल डी जो था वो दो सोर्सों के बीच की दूरी था। ठीक, तो उसको हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई बोल रहे थे। अगर वही हम लोग बात करते हैं किसका, विवर्तन के घटना, तो विवर्तन में जो पैटर्न हम लोग को दिखाई देता है ना, उसमें इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है कि उसका पैटर्न में हम लोग को ये परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर उसका पैटर्न हमें एक जगह दिखाना चाहे, एक सेकेंड, इसका जो पैटर्न दिखता है ना, तो अगर बात करते हैं किसमें, विवर्तन में, तो ये प्रकाश की कॉर्नर से मुड़ने की जो घटना होता है उसको हम लोग विवर्तन के नाम से जानते हैं। उसमें जो पैटर्न दिखता है शुरुआत में जो होता है, पैटर्न जो बनता है, ये बाद में जाके और ये चौला चौला होने लगता है। ये क्या होने लगता है, ये चौला चौला दिखाई देने लगता है। तो दूरी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है या घटते जाता है बोल सकते हैं। इसमें फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है उसमें समान नहीं होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। इतना बात ध्यान में रखना है। इसलिए व्यतिकरण में और विवर्तन में जो फ्रिंज की चौड़ाई होता है वो क्या होगा, समान नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बात हो रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो ये किस प्रकार का दूरी को प्रकाश वर्ष दर्शाता है, तो ध्यान में रखिए। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में जो प्रकाश के किरण के द्वारा, प्रकाश का जो लाइट होता है उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर एक प्रकाश वर्ष का बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष का बात करते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो लिख सकते हैं, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। जो एक साल में जो प्रकाश के द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हम लोग दूरी का फॉर्मूला एक जानते हैं, दूरी बराबर, इसको अब याद भी रखना है, निकालना नहीं है वो बैठ के बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इसको याद रखना है। लेकिन हम यहाँ पर निकालने का भी तरीका बता देते हैं। 4 गुने क्या होता है, समय होता है।
चाल का मान हम लोग जानते हैं, प्रकाश के चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो समय को भी हम लोग सेकेंड में लेना पड़ेगा, तो 1 साल का सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 दिन होता है, एक को कितना से गुना करेंगे, 365 से। दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से, और 60 को मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से। जब इसी को गुना करते हैं तो यहाँ पर इतना सेकेंड होता है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो यही गुना करके कितना आता है, अप्रॉक्सीमेट 9.64 × 10⁻15 मीटर के बराबर आता है। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो 1 साल में तय की गई दूरी होता है, प्रकाश जो होता है 1 साल में कितना मीटर की दूरी तय करता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात हो रहा है कि जो एमीटर होता है, अगर उसमें हम लोग शंट यूज करते हैं, एमीटर में क्या करते हैं, शंट यूज करते हैं, तो उसका कुल प्रतिरोध में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, कुल प्रतिरोध घट जाता है कि बढ़ जाता है। जब एमीटर में हम लोग शंट का प्रयोग करते हैं, किसमें, एमीटर में, तो एमीटर में जब शंट का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एमीटर का बनावट होता है। इसको बताया भी गया था कि शंट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि एमीटर खराब ना हो, अधिक धारा को भी ये क्या कर सके, माप सके। तो अगर एमीटर का प्रतिरोध पहले के जैसे कितना आर है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक अलग से इसके समांतर क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। एक समांतर क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये हम बताए भी थे कि इस प्रतिरोध का मान बहुत न्यूनतम होता है, और इस प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। फिर भी अगर बात करते हैं जो धारा का बंटवारा होता है, लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि n गुना धारा का बंटवारा हो जाता है। इस तरह से अगर इसका मान बताया जाता है कि जब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो नया प्रतिरोध बनता है, तो उस नए प्रतिरोध का जो मान होता है, जो नए प्रतिरोध बनता है, उस नए प्रतिरोध का जो मान होता है वो इस बराबर, अगर मान लो कि ये क्या है, गैलोन का प्रतिरोध, तो जो यहाँ पे नया प्रतिरोध बनता है, तो उस नए प्रतिरोध का जो मान होता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाले, या हम लोग बोल सकते हैं, इस चीज़ को भी समझ सकते हैं आप, कि जब दो समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, उस तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/Req या 1/Rp से भी देखा जा सकते हैं, समांतर क्रम में होता है 1/R + 1/R1 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Rp का मान कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम R1 × R2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 + R हो जाएगा, R1 + R हो जाएगा। तो अब ये दोनों तरफ पलट देंगे तो R1 बटे क्या हो जाएगा, R1 + R हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा कम हो जाता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने से उस तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी एक इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ रहे तो इसका तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, कुल प्रतिरोध का मान होगा, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। वही अगर वोल्ट मीटर में बोल दिया जाएगा कि अगर वोल्ट मीटर में शंट को जोड़ दिया जाए, वोल्ट मीटर में अगर ये काम किया जाएगा तो उसमें क्या किया जाता है, प्रतिरोध को समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो उसमें प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध का मान उसमें बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब भी दो या दो से अधिक प्रतिरोध को अगर समांतर, इसमें ये याद भी रखना है, और जगह भी आ सकता है, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध का मान जो होता है वो घट जाता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को लिख भी लेना है, सभी को नोट डाउन करके लिख लेना दोनों पॉइंट, कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरा लिखना है, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, उसके तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। अर्धचालक का ताप गुणांक का बात हो रहा है, तो अर्धचालक का ताप गुणांक जो होता है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, बताना है। अब ये ताप गुणांक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रतिरोधकता कहाँ से आता है? तो एक फार्मूला में जानते हैं R बराबर रो L/A होता है। ये हम लोग जानते हैं कि रो जो होता है प्रतिरोधकता होता है, R जो होता है प्रतिरोध होता है। इस सारे टर्म के बारे में जानते हैं। R को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। जो रो जो होता है यही क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। ये दोनों का काम क्या होता है? इसका मान जितना अधिक रहेगा उतना धारा कम प्रवाहित होगा। ये जो होता है प्रतिरोध की लंबाई या तार की लंबाई बोल सकते हैं, तार की लंबाई। ये जो होता है क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का, क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, पूरा देखना चाहते हैं अनुप्रस्थ भी लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अभी जो अगर हम बात करते हैं कोई तार का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं ताप पर निर्भरता, तो प्रतिरोधकता को दर्शाया जाता है ताप पर निर्भरता। यहाँ पर थीटा दर्शा रहा है किसको? टेम्परेचर को। रो थीटा बराबर रो नॉट बराबर मतलब पहले का जो प्रतिरोधकता है वो दर्शा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर उसका टेम्परेचर थीटा कर देते हैं तब का प्रतिरोधकता रो थीटा से दर्शा रहे, रो थीटा से दर्शा रहे। ठीक है, तो ये जो समीकरण है तो ये रो नॉट है जो, तो इसको हम लोग प्रतिरोधकता बोल रहे हैं। लेकिन कब? जब ताप हम लोग ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, शून्य ताप मतलब ये बोल सकते हैं कौन सा ताप पे? तो हम लोग ये शून्य नहीं बोला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम लोग इसका प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये R नॉट जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता को दर्शाता है। और थीटा टेम्परेचर पर मतलब थीटा किसको दर्शा रहा है? टेम्परेचर को दर्शा रहा है। तो थीटा टेम्परेचर पर जो प्रतिरोधकता होगा वो रो थीटा से दर्शा रहा है। यहीं पर जो अल्फा है ना, यहीं पे जो अल्फा है, इसी अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ताप गुणांक कहते हैं। इसी अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? ताप गुणांक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तो ये ताप गुणांक यहाँ पर ध्यान में रखना है आप सही से। अगर बात करते हैं, अगर ये तार जो है किसका है? धातु का है। अगर चालक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? यदि पदार्थ चालक हो, यदि पदार्थ चालक हो तो उस केस में, यदि पदार्थ चालक होगा तो उस केस में क्या होगा? तो पदार्थ अगर चालक होगा तो उस केस में ध्यान में रखना है जो ये अल्फा का मान होता है वो धनात्मक होता है। अल्फा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। यदि पदार्थ जो है वो अर्धचालक है या विद्युत रोधी है। यदि पदार्थ अर्धचालक हो, अर्धचालक या विद्युत रोधी हो, विद्युत रोधी जो अधातु भी बोल सकते हैं, तो धारा को रोकने का काम करता है। विद्युत रोधी हो तो उस केस में अल्फा का जो मान होता है, ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है, वो ऋणात्मक होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का मान धनात्मक होगा, अल्फा का मान ऋणात्मक होगा। ठीक, यदि पदार्थ अर्धचालक हो या विद्युत रोधी हो तो अल्फा का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इतना बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए अल्फा का मान जब धनात्मक होगा ना, तो कहने का माना मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है किसके लिए? चालक पदार्थ के लिए।
धातु के लिए, लेकिन वही अर्धचालक पदार्थ हो तो ये अल्फा का मान ऋणात्मक होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होने लगता है, घटने लगता है। यही ऋणात्मक होने के कारण प्रतिरोधकता बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोधकता का मान घटता है। तो इससे इस बात को संकेत को ध्यान में रखना, ये कहीं पर लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है कि अगर अगर पदार्थ अर्धचालक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है कि घटता है, तो याद रखना है घटता है। और अगर बात किया जाए कि अगर पदार्थ क्या हो, चालक हो, मतलब धातु का हो, तो उस केस में प्रतिरोधकता बढ़ाने से, उस केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दोनों केसेस ध्यान में रखना है और ये सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में बात किया जा रही है कि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण, इसका बात हो रहा है, तो साइक्लोट्रॉन का बात हो रहा है। बेसिकली जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किस बेसिस पर काम करता है उसको जानना जरूरी है। बाकी साइक्लोट्रॉन का और कुछ चीज़ें याद रखे या ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन में इसमें किस बेसिस पर काम करता है, ये तो किस बेसिस पर काम करता है उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो साइक्लोट्रॉन जो काम करता है ना, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन किधर है, तो अंदर की तरफ है। इस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे अगर क्रॉस से दिखाते हैं मतलब डायरेक्शन किधर है, और डॉट से दिखाते हैं तो बाहर की तरफ होता है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो है ये अंदर की ओर है। बताया जाता है जब इसमें किसी आवेश को इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थ्रो कर दिया जाता है v वेग से, तो ये जो आवेश होता है ये क्या करता है, वृत्त में गति करना शुरू कर देता है। ये जो आवेश होता है ये किस में गति करना शुरू कर देता है, जब इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकेंगे तब ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकने से ये वृत्त में गति करना शुरू कर देता है आवेश अगर इसका q आवेश है तब। तो हम लोग बल पढ़ते हैं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी q आवेश को फेंका जाता है तो उसको लगने वाला जो बल होता है F बराबर q इंटू v क्रॉस b होता है। अगर परिमाण के रूप में लिखते हैं तो q v b क्या होगा, साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, तो थीटा b और b के बीच का एंगल है, तो v और b एक दूसरे का क्या है, यहाँ पर लंब है, तभी जगह साइक्लोट्रॉन में ऐसे ही वर्क होता है। तो q v v यहाँ पर साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो बल है वो कितना है, q v v है, और ये एक वृत्तीय पाथ में गति कर रहा है। तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल लगता है, और उस अपकेंद्रीय बल का मान जो होता है mv² बटे r होता है। r इसका क्या होता है, त्रिज्या होता है, और v क्या होता है, इसका वेग होता है, m क्या होता है, तो इस वाला आवेश का द्रव्यमान होता है q v v। अब यहाँ से ये संबंध निकल के आया mv² बटे r बराबर q v b आ गया। अब यहाँ से एक v से b काट भी सकते हैं, यहाँ mv बाई r बराबर q b हो गया। अब बात करते हैं, हमको यहाँ पर किसका बात हो रहा है, तो यहाँ पर बात हो रहा है किसका, आवर्त काल का। आवर्त काल का मतलब है समय का आवर्त काल किसको बोलते हैं, पूरे एक चक्कर में लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल के नाम से जानते हैं। जो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त काल के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा दूरी कितना लिखाएगा, 2πr होगा, एक परिधि है ना, परिधि का दूरी कितना होता है, तो हम लोग चाल जो होता है, वेग जो होता है, चाल जो होता है उसको क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना 2πr हो गया, और बटे में क्या हो गया, समय हो गया, बटे में समय हो गया। अब यहाँ पे r को हटाना होगा, v को लाना होगा। तो यहाँ से अगर r को हटाकर v को लाते हैं, r को यहाँ से हटाकर, अब यहाँ से r कैसे हटेगा, तो पहले इस वाला से देखते हैं। इस वाला से r का मान निकालते तो r इधर क्या है, भाग में तो जाएगा, तो गुना में ये दोनों भाग में चला जाएगा। तो r का मान जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा, mv बटे qb। r का मान यही है ना, mv बटे qb। अब यहाँ पे r का मान रखते हैं,
2π/t हो गया, और यहाँ पर r का मान रखेंगे तो mv/क्यूब। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। v से v कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन हमको v चाहिए, तो यहाँ से ऐसा ना करके सिर्फ इतना ही पर छोड़ देते हैं इसको, और इस दोनों में संबंध देख लेते हैं। तो एक दूसरे का क्या है, टी को अगर यहाँ लेके आते हैं तो टी यहाँ आएगा तो v बाटा में चला जाएगा, 2πr/, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो टी वी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो टी वी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टी क्या है, वी के व्युत्क्रमानुपाती दिखा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए एक लाइन यहाँ पर ये लिखते हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी था, इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझा दिए। आर का मान भी इतना से यहाँ से याद रखना है, त्रिज्या का मान इतना होता है, ठीक, इसे टर्म्स ध्यान में रखना है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित रे एक सिस्टम होता है, एक युक्ति होता है जो क्या काम करता है। तो वान डी ग्राफ जनित रे एक विद्युत युक्ति होता है जो वोल्टेज हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसको इससे उच्च वोल्टेज उत्पन्न करे, धारा नहीं सिर्फ वोल्टेज, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है पाराविद्युतांक का एसआई मात्रक। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए पाराविद्युतांक कहते किसको है, पाराविद्युतांक कहते किसको है, तभी जाके तो उसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। पाराविद्युतांक पता ही नहीं होगा कि किसको कहते हैं, उसका ऑब्वियस है कि एसआई मात्रक हम लोग नहीं निकाल सकते। तो जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट जानते हैं वही क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाराविद्युतांक के नाम से जानते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पाराविद्युतांक कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि आता कहाँ से है। तो पाराविद्युतांक आता कहाँ से है, तो ये एक अचर गुणांक आता है। जैसे कि अगर दो आवेश है, एक है Q1 और एक है आवेश है Q2, और दोनों के बीच की अगर दूरी r है, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है उसका मान क्या लिखते हैं, K/Q1Q2/r² होता है। K/Q1Q2/r² होता है। अब यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि यही K को क्या लिखते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q1Q2/r² होता है, ठीक। अब इसी का हमको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाराविद्युतांक के भी नाम से जानते हैं, और भी इसका नाम होता है पाराविद्युतांक के नाम से जानते हैं। अब इसी का एसआई मात्रक निकालना है, बहुत आसान है। मात्रक निकालते टाइम अचर पद को हटा देते हैं, बाकी जो होता है सबका मात्रक लिख देते हैं। तो यहाँ पर बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट। अब जो यहाँ पर अचर पद है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो गो आवेश है, तो एक आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम गुने क्या हो जाएगा, कूलम। यहाँ पर दूरी है तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने, इधर भाग में इधर चला जाएगा गुना में, तो ये इधर आ जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन भी भागे में आएगा, तो ऊपर में c² होगा, नीचे में न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नीचे में उसका ऊपर लिखेंगे तो घात में माइनस लगा देंगे, और यहाँ m का घात नीचे में 2 है तो ऊपर में -2 लिखाएगा, और यहाँ पर c का घात 2 है तो c का घात यहाँ पर 2 लिखाएगा, और m का घात ऊपर में क्या -2 लिखाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर c का स्क्वायर है, n का पावर -1, m का पावर -2 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर याद भी नहीं है तो उसका हम लोग मात्रक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बशर्ते कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड टर्म पता होना चाहिए, किसको हम लोग पाराविद्युतांक कहते हैं, तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक।
तो इस तरह से हम लोग मात्रक बहुत सारी चीज़ों का निकाल सकते बिना याद किए हुए। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।